महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सौर सेलों में प्रयुक्त होने वाले मुख्य पदार्थ कौन से हैं या कौन है? मटेरियल विच इज यूज्ड इन सोलर सेल में इस्तेमाल होने वाला जो पदार्थ होगा वो कौन सा है? और सोलर सेल ज्यादातर बच्चे जानते ही हैं, 99% बच्चे जानते हैं। जो सोलर प्लेट होती है एक सेकेंड, जो सोलर प्लेट होती है घर की छतों पे लगा देते हैं, है ना, खेतों में लगा देते हैं। धूप से बिजली बनाना, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा बनाना, उसमें कौन सा लगता है? तो उसमें लगेगा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, यह है आपका सिलिकॉन। यह है आपका सिलिकॉन। सिलिकॉन का जो संकेत होता है वो होता है SI। सिलिकॉन का संकेत होता है SI और इसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14। तो सिलिकॉन लगेगा और सिलिकॉन सोलर प्लेट में ही इस्तेमाल होता है। सिलिकॉन को कहते हैं अर्धचालक। सिलिकॉन को क्या कहा जाता है? अर्धचालक कहा जाता है, जिसको हम इंग्लिश में सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। क्या कहा जाता है? अर्धचालक, जिसको हम सेमी कंडक्टर भी बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। तो यहां पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है हमारा, सिलिकॉन। ठीक, 20 क्वेश्चन में से लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। आपने अगर पढ़ रखा है तो 19-18 तक सही होने चाहिए, नहीं पढ़ रखा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस बने रहना है। ठीक है, कार्बन तो अधातु है, सोडियम सोलर पैनल में नहीं लगा सकते, और चांदी लगा दिया तो भैया चोरों की चांदी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका सिलिकॉन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, हमारे सामने है। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय को इंग्लिश में रेडियो एक्टिव बोलते हैं। यहां पर देखिए, आप देख सकते हैं, रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं। व्हाट इज द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन? सबसे पहली बात यहां पर आती है समस्थानिक। समस्थानिक क्या होते हैं? ऐसे आपके परमाणु, एटम, जिनके परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर एक जैसे होते हैं, उनको समस्थानिक कहते हैं। इनमें रेडियम, ड्यूटेरियम, टाइट्रियम और प्रोटियम है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं। व्हाट इज द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप? रेडियो एक्टिव वाली बात करनी है, रेडियम, ड्यूटेरियम, टाइट्रियम और पोट्रियम। ठीक है, प्रोटियम। यहां पर बच्चे क्या करते हैं, सीधा रेडियम देखते हैं और कहते हैं रेडियम तो रेडियो एक्टिव है, इसी पे टिक लगा देते हैं। नहीं, रेडियो एक्टिव तो है, लेकिन हाइड्रोजन से संबंधित कौन सा है? हाइड्रोजन से संबंधित है आपका टाइट्रियम, अंदर से निकाल सकते हैं। तो ये कौन सा है? रेडियो एक्टिव है। ये रेडियो एक्टिव है, और रेडियो एक्टिव चीजें बड़ी खतरनाक होती हैं। रेडियो एक्टिव चीजें बड़ी खतरनाक होती हैं। और रेडियो एक्टिव तत्व की खोज, रेडियम की खोज सबसे पहले किसने की थी? मैडम क्यूरी ने की थी। ये सबसे पहला वाला रेडियो एक्टिव है। कौन सा? रेडियम। मैडम क्यूरी ने सबसे पहले इसकी खोज की थी। मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी, ओके, क्यूरी। चलिए, ये हो गया इसका ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और जितने भी साथी होंगे लास्ट में प्रैक्टिस सेट के बताएंगे कि हमारे 20 में से कितने ठीक हैं, तो मैं एक बार टैली भी करूंगा कि कितने बच्चों का ठीक है, ईमानदारी से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। कोई भी इस तरीके से नहीं बताएगा कि मेरे 20 में से 20 ठीक हैं जबकि उसने एक भी क्वेश्चन ना देखा हो, ऐसा नहीं, ईमानदारी से। वर्दी का सवाल है तो बिल्कुल करना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3। ISM पटना, जहां बैटरियों में संचायक बैटरी कौन सी होती है? आपकी घर वाली बैटरी। घर वाली बैटरी, इसका पूरा नाम होता है लेड संचायक। इसका पूरा क्या नाम होता है? लेड संचायक। चलिए, लेड संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? कौन सी धातु का इस्तेमाल होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन द स्टोरेज बैटरी? तो स्टोरेज, लेड स्टोरेज बैटरी के नाम से जाना जाता है। अब नाम ही पता चल गया, घर की बैटरी का नाम होता है लेड स्टोरेज, तो इसका तो लेड ही आएगा। लेड का यानी कि सीसा, लेड का जो संकेत होता है ये क्या होता है? पीबी होता है। घर वाली जो इन्वर्टर बैटरी होती है इसमें काम आता है कौन सा? पीबी, लेड काम आता है। और लेड की एक खास बात
क्या होती है, इसका गलनांक बहुत कम होता है, गलनांक बहुत कम होता है, यानी कि ये बहुत जल्दी पिघल जाता है, बहुत कम होता है, यानी कि लो मेल्टिंग पॉइंट इसका होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट, बहुत जल्दी पिघल जाता है। चलो आप जरा मुझे बताओ, घर की बैटरियों में पानी डालते हैं या नहीं डालते हैं? उसके ऊपर ढक्कन खोलकर और उसके अंदर पानी डाल देते हैं, डिस्टिल्ड वाटर, आसुत जल। और जब घर की बैटरी के अंदर पानी डालते हैं तो पानी डालने का मतलब क्या होता है? क्या हमें पानी फ्री का मिल रहा है इसलिए डाल रहे हैं, या पानी कहता है मुझे बैटरी में डाल दो? नहीं, ये जो लेड से बनी हुई बैटरी होती है, ये लेड जल्दी से पिघल ना जाए बैटरी के अंदर, इसी वजह से पानी डालते हैं, पानी इस धातु को पिघलने नहीं देता। अब समझ गए होंगे कि जो लेड है इसका गलनांक कम होता है, लेस मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक की क्लियर है? कॉपर से भैया बैटरी नहीं बनती, एल्यूमिनियम से नहीं बनाएंगे, और जस्ते से तो बैटरी बना सकते हैं पर संचायक वाली नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा, एक बात ध्यान रखना, नाइट्रोजन का पूछा है। किसका पूछा है? नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया? यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा बतानी है तो सबसे पहले हम यूरिया को देखेंगे। यूरिया होता है NH2CONH2, ये यूरिया का फॉर्मूला है, ये वाला यूरिया का फॉर्मूला है। और अगर मैं इसमें नाइट्रोजन की प्रतिशत निकालूं तो नाइट्रोजन की प्रतिशत इसमें होती है आपका 46% के आसपास, 46.6, यानी कि 46% के आसपास इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। किसमें? यूरिया में। अच्छा जी, यूरिया सबसे पहला बनाया गया कार्बनिक यौगिक था जो प्रयोगशाला में बनाया गया था। यूरिया सबसे पहले किसने बनाया? तो सर्वप्रथम बनाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक था, कार्बनिक यौगिक, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लैब, लैब में ही इसको बना दिया गया था। और किसने बनाया था? फ्रेडरिक वोहलर ने बनाया था। किसने बनाया था इसको? फ्रेडरिक वोहलर ने बनाया। फ्रेडरिक वोहलर साइंटिस्ट का नाम है, फ्रेडरिक वोहलर। तो ये याद रखना, यूरिया में होती है 46% आपका नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। इफ ए पीस ऑफ सोडियम इज पुट इन वाटर इट विल। तो अगर सोडियम को हम पानी में डाल देते हैं तो सबसे पहले अगर मैंने सोडियम को वाटर में यहां पर डाल दिया तो सीधी बात है सोडियम पानी के साथ कूदकर जलने लगेगा। और जब ये जलने लगेगा तो ये ऊपर तैरता हुआ जलता है, सोडियम ऊपर तैरता हुआ जलता है, तो डूब जाएगा इसका तो कोई अर्थ ही नहीं होता। विल ड्रॉन नहीं, धुआं देगा नहीं, अब इसका कोई फिलहाल मतलब नहीं होगा। तैरता हुआ जलने लगेगा, विल बर्न व्हाइल फ्लोटिंग। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? NaOH बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसी हाइड्रोजन गैस की वजह से ये जलता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक, तो सोडियम कौन सी धातु है? सक्रिय धातु, यानी कि रिएक्टिव मेटल होगी। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आते हैं। मीथेन अणु की आकृति होती है, यानी कि अगर हम मीथेन की बात करेंगे तो इसकी आकृति, इसकी संरचना कैसी होगी? व्हाट इज द शेप ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल? तो सबसे पहले मीथेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है, CH4। ठीक, और जो CH4 है, एक सेकेंड, CH4। तो कार्बन को हम सेंटर पे लेंगे, CH4 का जरा इसकी आकृति देखते हैं। एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा हाइड्रोजन। जो CH4 मीथेन है, इसकी जो आकृति होती है ये होती है टेट्राहेड्रल, यानी कि चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय, इसका एंगल नोट कर सकते हो 109.28 109 डिग्री 28 मिनट।
109 डिग्री 28 मिनट इसका बंद कोण होता है, एंगल होता है, और इसकी आकृति होती है चतुष्फलकीय यानी कि टेट्राहेड्रल। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, चतुष्फलकीय सही होगा, बिल्कुल सही। ओके, तो मीथेन गैस को और क्या कहते हैं? मीथेन गैस को कहते हैं मार्स गैस। मीथेन गैस को और क्या कहते हैं? मार्स गैस के नाम से भी ये फेमस है, मार्स गैस। मार्स का मतलब होता है दलदली इलाकों से निकलने वाला, दलदली इलाकों से निकलने वाला। ठीक, बहुत बढ़िया। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में है, मधुमक्खी में पाया जाने वाला अम्ल है। मधुमक्खी में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होगा? विच एसिड इज फाउंड इन, मधुमक्खी होगी तो हनी बी होगा, हनी बी। तो कौन सा एसिड होता है जिसके काटने से स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है? वो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये होगा आपका फॉर्मिक एसिड। ये कौन सा होगा? फॉर्मिक एसिड के नाम से जाना जाएगा। फॉर्मिक एसिड को और किस नाम से जाना जाता है? फॉर्मिक अम्ल का और कौन सा नाम होता है? तो फॉर्मिक अम्ल का नाम होता है आपका मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, मेथेनोइक एसिड। और अगर मैं इसका फॉर्मूला देखूंगा तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH। HCOOH ये हो जाएगा आपका मेथेनोइक एसिड यानी कि फॉर्मिक एसिड। जब कोई मधुमक्खी डंक मार देती है तो उसके साथ ही एसिड भी छोड़ती है, उस जगह पर क्या हो जाता है? सूजन आ जाती है। तो ये आपका फॉर्मिक एसिड मेथेनोइक एसिड की ही वजह से है। चलिए, अगर एसिटिक अम्ल की बात करें तो ये कहां पर मिलता है? ये सिरके में मिलता है, विनेगर, सिरके में यानी कि इन विनेगर। अगर आप सिरका खाते हैं तो इसमें आपको एसिटिक एसिड मिलेगा 5 से 8%, 5 से 8%। चलिए, ठीक। ऑक्जेलिक एसिड कहां मिलता है? तो ये आपके अमरूद में मिलेगा, आपके टमाटर में मिलेगा, टमाटर में, अमरूद में, पालक में, ये आपको ऑक्जेलिक एसिड मिलेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए, हीरा विद्युत का कुचालक है क्यों? हीरा विद्युत का कुचालक है क्योंकि, क्यों होगा भैया ये देखना है हमें। ठीक है, चलिए, ठीक, हाँ, चींटियों में भी फॉर्मिक एसिड मिलता है और मधुमक्खियों में भी फॉर्मिक एसिड मिलता है। दोनों चींटी और मधुमक्खी दोस्त हैं, दोनों में फॉर्मिक एसिड ही मिलेगा। लाल चींटियों में फॉर्मिक एसिड मिलता है। चलिए, डायमंड इज ए बैड कंडक्टर, यानी कि ये करंट एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं पहुंचाता। अगर एक तार हीरे की तरफ लगा दो तो दूसरी तरफ हीरा करंट नहीं मारेगा। तो यही कहा जा रहा है कि ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ऐसा क्यों होता है? तो यहां पर जरा देखेंगे क्या बात है। कुछ ऐसी बातें, क्योंकि ये काफी चिकना है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। ये काफी कीमती है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। यह चमकीला है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। सारी कहानी क्या होती है? इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो हीरे के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जो खाली पड़ा घूम रहा हो, सारे के सारे बंधे रहते हैं, तभी हीरा मजबूत होता है। और इसी वजह से मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसी वजह से हीरे में करंट नहीं आर पार हो सकता, आर पार नहीं जा सकता। तो करंट का ये क्या है? कुचालक, इंसुलेटर कह सकते हो आप इसको। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलो मुझे बताओ, कार्बन का ऐसा कौन सा रूप है, ऐसी कौन सी फॉर्म है जो करंट को सप्लाई कर सकती है? नाम बता सकते हैं। कार्बन का ऐसा कौन सा रूप है जो करंट को सप्लाई कर सकती है? वो है आपका ग्रेफाइट। हीरा नहीं, ग्रेफाइट होता है। ठीक है, पेंसिल के अंदर जो स्टिक होती है वो कार्बन से बनी होती है और वो करंट सप्लाई कर सकती है, उसको ग्रेफाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु या भविष्य की धातु कहते हैं? एक तो भविष्य का ईंधन होता है, एक भविष्य की धातु भी है। तो भविष्य का धातु कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मेटल ऑफ फ्यूचर? लोहा हो गया, लोहा, स्टील, तांबा या टाइटेनियम, आपको ये बताना है। तो देखो भैया, लोहा तो नहीं होगा, लोहा तो चल ही रहा है। स्टील तो लोहा ही होता है, इसमें आप मिलावट करके स्टील बनाते हैं। तांबा भी नहीं होगा। ये कौन सा होता है? टाइटेनियम। टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है और टाइटेनियम का जो सिंबल होता है, संकेत होता है, वो होता है TI। वो क्या होता है? TI होता है। इसका जो नंबर होता है ये 22वें नंबर पर आता है। 22वें नंबर का मतलब है एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक इसका 22 होता है, 22। और ये कहां पर होता है? ये D ब्लॉक में आता है। D ब्लॉक की धातु है ये, D ब्लॉक में आता है
और डी ब्लॉक में आने की वजह से इसको हम संक्रमण धातु के नाम से भी जान सकते हैं। किस नाम से भी जानते हैं? संक्रमण धातु के नाम से भी जान सकते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? ट्रांसिशन मेटल्स। ठीक है, इंग्लिश में क्यों लिखते हैं बार बार? क्योंकि कभी कभी हिंदी में शब्द भी इंग्लिश वाले आ जाते हैं, ट्रांसिशन। तो संक्रमण धातु डी ब्लॉक में होता है, टाइटेनियम है, इसको भविष्य की धातु भी कहा जाता है। ठीक है, भविष्य की धातु भी कहा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर किस पर आते हैं? 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन का मतलब है किसमें फॉर्मूला नहीं बदलता। इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जिसमें फॉर्मूला नहीं बदलेगा? यौगिक का, कंपाउंड का। किसी भी सरकारी नौकरी को पाने के लिए सबसे जरूरी होती है सेल्फ लर्निंग। हम वो खुद से पढ़ें, हम करंट अफेयर खुद से पढ़ें, हम किताबों से प्रैक्टिस करें। अवस्था बदल सकती है, लिक्विड सॉलिड में आ सकता है, गैस में आ सकता है, लेकिन फॉर्मूला नहीं बदलेगा। अगर H2O है तो H2O ही आगे रहने वाला है, तो फॉर्मूला नहीं बदलना है। निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? फॉर्मूला नहीं बदलना आपको। Which of the following is not a chemical change? तो देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, लकड़ी का जलना, बर्निंग ऑफ वुड, बर्फ का गलना, मेल्टिंग ऑफ आइस, पत्तियों का जलना, बर्निंग ऑफ लीव्स। ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में तो भैया फॉर्मूला बदल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल आकर ग्लूकोज बना लेता है, फॉर्मूला बदल गया, तो इसको तो हटाओ। ये नहीं। किसी चीज का जलना फॉर्मूला बदल देता है। किसी चीज का जलना हमेशा फॉर्मूला बदलेगा, तो जलने वाली चीज को तो तुरंत हटा दो। लकड़ी का जलना, पत्तियों का जलना, जलने वाले से हमेशा फॉर्मूला बदलता है। जलना भौतिक परिवर्तन में आता है, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी कि फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज की बात हम यहां पर हम कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। सी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं।